वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तीव्र गति से आपको बताने का प्रयास करूंगा। समय आपका ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि कल आपकी परीक्षा लगी हुई है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 29 तारीख को भी आपकी परीक्षा है और 30 तारीख को भी है, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद में भी जो 3 तारीख की परीक्षा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये एक प्रकार से अब लगातार मैं प्रयास करूंगा कि को करिकुलर कोर्स को लेकर के एक वीडियो आपको डेली मिलती रहे। ठीक है, प्रयास यही रहेगा मेरा। भगवान के ऊपर है, बाकी क्या होता है आगे। हालांकि मैं प्रयास यही करूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लगभग आपके एक एक प्रैक्टिस सेट डेली आपकी करवाई जाए। तो प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, इस तरीके से अब आपकी परीक्षा तक मैं करवाने का प्रयास करूंगा। बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट शामिल है। कम्युनिकेशन स्किल को संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास कहते हैं, या संप्रेषण कौशल भी बोल सकते हैं। संचार को संप्रेषण भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को इसमें मैंने शामिल किया है। आपकी बार यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम कोई भी कोर्स आपका है। ठीक है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेसमर महोदय ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है, बांटा है? व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग क्रेसमर महोदय ने 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा क्रेसमर के शारीरिक प्रकार का वर्गीकरण नहीं है इनमें से? तो क्रेसमर महोदय ने एक प्रकार से पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक, ये एक प्रकार से शारीरिक प्रकार बताए हैं इन्होंने। मतलब कि क्रेसमर महोदय ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को एक प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया, व्यक्तित्व को कैटेगराइज किया। जबकि कोलेरिक नाम का कोई नहीं बताया इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्तित्व को पुष्टकाय व्यक्तित्व यानी सुडोलकाय व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है? सुडोलकाय यानी जिसका शरीर ठीक ठाक हो, एकदम से हट्टा कट्टा हो, उसी को पुष्टकाय या सुडोलकाय व्यक्तित्व बोलते हैं। व्यक्तित्व का मतलब शारीरिक व्यक्तित्व यहाँ पर झलक रहा है। ठीक है, तो पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व को, या एथलेटिक प्रकार के, या एस्थेनिक, इन तीनों में से कौन होगा करेक्ट आंसर? तो जो एथलेटिक प्रकार का एक प्रकार से व्यक्तित्व होता है उसी को पुष्टकाय व्यक्तित्व या सुडोलकाय व्यक्तित्व बोलते हैं। आप देखते हैं खिलाड़ी लोग जो होते हैं, या जो एथलीट वो लोग होते हैं, वो एक प्रकार से उनका जो शरीर होता है वो एक प्रकार से एथलेटिक प्रकार का व्यक्तित्व उनका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में, किस व्यक्तित्व को साइक्लोआइड यानी गोलकाय व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है? गोलकाय व्यक्तित्व यानी गोल मटोल शरीर जिनकी होती है, बताएं। तो उसको को क्या बोलते हैं? उसको पिकनिक प्रकार का बोलते हैं। पिकनिक प्रकार का एक प्रकार से व्यक्तित्व होता है। जो साइक्लोआइड या गोलकाय व्यक्तित्व होते हैं उन्हीं को पिकनिक प्रकार का व्यक्तित्व भी कहा जाता है। जो सुडोलकाय होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, वो एथलेटिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है, किस व्यक्तित्व को कृष्णकाय यानी कि जिसको सिजोआइड भी बोलते हैं आप, या लंबकाय, लंबे चौड़े मतलब कि जो लंबे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो लंबे व्यक्तियों को किस नाम से जानते हैं? जो एस्थेनिक प्रकार का एक प्रकार से जो होता है उसी को बोलते हैं एस्थेनिक प्रकार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों आप लोगों ने समझ लिया। जो क्रेसमर महोदय हैं इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का कैटेगराइजेशन किया और 4 प्रकार का बताया, जिसमें आप देखेंगे एक होता है पिकनिक प्रकार का, जिसमें जो मोटे व्यक्ति होते हैं, छोटे होते हैं, वो पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व में आते हैं। एथलेटिक में जो सुडोलकाय होते हैं, थोड़ा ज़्यादा न ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा चौड़ा, मतलब उचित मात्रा में हो तो सुडोलकाय होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं, वो आपके एथलेटिक प्रकार के में आ जाते हैं। एस्थेनिक में थोड़े लंबे वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर सेल्डन महोदय ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो सेल्डन महोदय ने कितने भागों में बांटा भैया? सेल्डन महोदय की अगर बात की जाए तो सेल्डन महोदय ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है भैया? तो सेल्डन महोदय ने 3 भागों में वर्गीकृत किया है व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग। वो कौन से हैं? एक होता है आपका गोलाकार, एक होता है आयताकार और तीसरा होता है लंबाकार। यानी कि 3 प्रकार के शारीरिक संरचना का जो वर्गीकरण किया है सेल्डन महोदय ने। वो इनमें पहला जो है वो गोलाकार व्यक्ति जो होते हैं वो, दूसरे होते हैं आयताकार व्यक्तित्व और तीसरा होता है लंबाकार मतलब कि लंबकाय। ठीक है, लंबाकार वर्गीकरण किया है सेल्डन महोदय ने शारीरिक संरचना का, या शारीरिक या व्यक्तित्व का एक प्रकार से शारीरिक संरचना के अकॉर्डिंग। जबकि एथलेटिक प्रकार का, एथलेटिक हो गया, पिकनिक हो गया, ठीक है, एस्थेनिक हो गया, ये सब जो है क्रेसमर महोदय के द्वारा वर्गीकृत है।
अगला क्वेश्चन है, गोलाकार व्यक्तित्व को सेल्डन ने और किस नाम से जाना जाता है? मतलब गोलाकार जो व्यक्तित्व है, सेल्डन महोदय ने इसको और क्या नाम दिया? तो सेल्डन महोदय ने जो गोलाकार व्यक्तित्व होता है उसको बिसरोटोनिया नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बिसरोटोनिया कहा है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो गोलाकार व्यक्तित्व को सेल्डन महोदय ने क्या कहा है? बिसरोटोनिया कहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जो आयताकार व्यक्तित्व होता है जो सेल्डन महोदय ने ही बांटा है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? तो जो आयताकार व्यक्तित्व होता है उसको बोला जाता है क्या? जो है सोमेटोटोनिया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो लंबाकार व्यक्तित्व होता है उसको सेल्डन महोदय ने क्या कहा? तो लंबाकार व्यक्तित्व को सेल्डन महोदय ने कहा सेरीब्रोटोनिया। ठीक है, सेरीब्रोटोनिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये 3 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, लंबाकार व्यक्तित्व को सेल्डन ने और क्या नाम दिया? तो लंबाकार व्यक्तित्व को सेल्डन महोदय ने और क्या नाम दिया भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था क्या? बिल्कुल, सेरीब्रोटानिया तो हो गया ये। अगला प्रश्न है, कार्ल जुंग या कार्ल युंग के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो कार्ल जुंग एक मनोवैज्ञानिक है, तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अधिकारियों मतलब सॉरी व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में भैया? 2 भागों में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल युंग के द्वारा ही किया गया था। कार्ल युंग ने ही व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और दूसरा होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भैया? तो स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्प्रेंगर के द्वारा समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया गया है व्यक्तित्व का। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न है, विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के अनुसार थॉर्नडाइक महोदय ने व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है या कितने भागों में बांटा है? तो विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के अनुसार थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को बांटा है 3 प्रकार से। कितने प्रकार भैया? 3 प्रकार से बांटा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा जाता है? ये भी प्रश्न बन सकता है। तो भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 भागों में भारतीय दृष्टिकोण से भी बांटते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा जाता है? तो आधुनिक दृष्टिकोण से भी व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, पर्सनालिटी शब्द, पर्सनालिटी का हिंदी में मतलब होता है व्यक्तित्व। तो पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? प्रश्न पूछा गया है। तो पर्सनालिटी शब्द जो है पर्सोना शब्द से बना हुआ है। पर्सोना शब्द है आपका लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द है भैया? लैटिन भाषा का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 100% प्रश्न आएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, तो एक बार सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं हमको फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। क्या आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लग रहा ये भी आप बताएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शारीरिक रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? बताएं। निम्नलिखित में से किसने शारीरिक रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? तो सेल्डन महोदय ने शारीरिक रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सेल्डन महोदय ने कितने प्रकार का वर्गीकरण किया है? 3 प्रकार के व्यक्तित्व को बताया है, एक गोलाकार, एक आयताकार और एक लंबाकार। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में किसने बांटा है? तो वो कार्ल युंग ने बांटा है या कार्ल जुंग ने। ठीक है, प्रश्न बताएं, निम्नलिखित में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं भैया? मतलब कि संदेही, एकांत प्रिय रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं। मतलब कि अपने अंदर ही वो हर एक चीज़ सोचने लगेंगे, शंका करेंगे, संदेह करेंगे। एकांत प्रिय होते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं, बातचीत कम करते हैं, तो वो होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के सभी से बातचीत करते हैं, सामाजिक टाइप के होते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? गोलाकार व्यक्तित्व की क्या विशेषता नहीं भैया? तो गोलाकार व्यक्तित्व जो होता है वो कद का छोटा होता है, शरीर भारी होता है इनका और मोटे भी होते हैं, खाने के बड़े शौकीन होते हैं ये गोलाकार व्यक्तित्व के व्यक्ति। इसके अलावा हंसी मजाक करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मोटे होते हैं व्यक्ति आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा हंसते वसते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, लेकिन सामाजिक प्रवृत्ति के ये व्यक्तित्व नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं होते हैं, यानी इसकी विशेषता नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि सामाजिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं एकदम से, तो लेकिन इसकी विशेषताओं में शामिल नहीं है सामाजिक प्रवृत्ति। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा।
और अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखने का प्रयास करेंगे। और अपने यूनिवर्सिटी यानी जो आप यूनिवर्सिटी कमेंट कर दीजिएगा, चैट वाले में नहीं, कमेंट करके आप लिखिएगा कि सर जी आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और आप अपना नाम लिख दीजिएगा कमेंट में। और उसके बाद में फिर आप एक प्रकार से आपका पेपर किस दिन है आप उसको भी मेंशन कर दीजिएगा, ताकि उसी हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जा सके। ठीक है, तो आप सभी के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है कंटेंट मैं तैयार करता रहता हूं, तो आपके लिए एक प्रकार से आपको पढ़ाने के लिए मैं आता रहूँगा। तो आप अपने जो है डेट सी मतलब कि जो आपकी डेट है, आपकी परीक्षा कब लगी हुई है इसकी को करिकुलर वाले की, तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और अपनी डेट यानी जिस डेट की परीक्षा आपकी होनी है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आप को करिकुलर कोर्स से संबंधित और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, ठीक है, 6 सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर की, तो को करिकुलर मास्टर नाम से एक चैनल मैंने बनाया है। अभी 10-12 दिन हो गए इस चैनल को। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो चैनल को जिन्होंने नहीं मतलब जिनको जानकारी नहीं है वो जान लीजिएगा। वहाँ पर को करिकुलर से रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, चले आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायक होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता किसमें सहायक होती है भैया, बताएंगे सभी लोग। व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है किसमें सहायक होती है? व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है और वैचारिक स्थिरता कायम करने में भी व्यक्तित्व की स्वच्छता सहायक होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे उपयुक्त तो दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओरल हाइजीन संबंधित है। हाइजीन माने होता है स्वच्छता, तो ओरल हाइजीन जो संबंधित है ये दांतों की सफाई से संबंधित है। किससे? दांतों की सफाई से रिलेटेड है ओरल हाइजीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न है, आपको अपने दांत कितनी बार ब्रश करना चाहिए, बताएं। तो दिन में कम से कम आप 2 बार ब्रश करें। एक जब सुबह उठें, ठीक है, उस टाइम आप ब्रश कर लें। फिर उसके बाद में जब आप सोने को जाएं उस दौरान आपको एक बार ब्रश करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो दिन भर का खाया पिया है जो आपके दांतों में फंसा है वो निकल जाए और बैक्टीरिया जो है वो सारे मर जाएं। इससे दांत खराब कम होते हैं। तो आप 2 बार दिन में ब्रश करेंगे, एक आप जब सुबह उठें तब और एक जब आप सोने को जा रहे हों तब, यानी उसके बाद आपको कुछ खाना नहीं फिर। ठीक है, यानी सोने से पहले आपको एक बार ब्रश करके और हाथ मुंह धुल करके आराम से सो जाइएगा। आपके चेहरे पर ग्लो भी रहेगा और इसके अलावा आप एक प्रकार से स्वस्थ भी रहोगे। दांतों में आपकी कोई खराबी नहीं आएगी और बढ़िया, जब आप 70-75 साल के होंगे तब भी अपना बढ़िया रोटी कूच कूच कर खाएंगे दांतों से, ऐसा चमकीला दांत होगा आपका। ठीक है, तो मतलब कि जो दांत की प्रैक्टिस है इसको करते रहिएगा। कभी कभी हफ्ते भर में एक बार दातून भी कर ले। ठीक है, दातून मतलब समझ रहे हैं, दंत धामन। प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि होते थे वो दंत धामन क्या करते थे। भटवास एक लकड़ी होती है, उससे दांत अगर आपका कितना भी खराब हो, कितने भी कीटाणु उटाणु जमे हों, तो अगर उससे दातून कर लें तो आपके सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा फायदा है। बबूल की दातून हो गई, नीम की दातून हो गई, भटवास की दातून हो गई, ये सब बहुत ही उपयोगी हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपको दांत दिन में 2 बार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खराब ओरल हाइजीन का क्या लक्षण होता है। खराब ओरल हाइजीन का क्या लक्षण होता है? तो एक प्रकार से खराब अगर हाइजीन है आपकी ओरल हाइजीन तो उसका लक्षण होगा दांतों में दर्द होगा, गर्म तथा ठंडे पदार्थों से संवेदनशीलता उत्पन्न होगी और बदबूदार सांस होगी। यानी आप किसी के बगल खड़े होंगे तो आपकी सांसें जो होंगी वो बदबू मारेंगी, यानी गंध मतलब गंध छोड़ेंगी। इससे क्या होगा कि लोग आपके बगल खड़े होने को नहीं एक प्रकार से उद्वत होंगे। जब आप एक प्रकार से अच्छे तरीके से आपका मुंह महकेगा, सेंट परफ्यूम लगा रहेगा बढ़िया से, तो 4-5 लोग तोहरे बगली बैठिए और तार मुंह देख के बतुई हैं आपसे। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब ये है कि आई कांटेक्ट मिला करके बात करेंगे, चेहरा से चेहरा देख करके बात करेंगे। तो ये सब एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है। दांत वगैरह जितने अगर आपके अच्छे होंगे, अगर आप गुटखा खाए वही माँ जो है दांते पे माल रखवाए हो, दांत आपके गंधात है दूरी से, तो के बतुआए, तो उसे क्यों ना बतुआए। तो इसीलिए जब संचार अच्छा करने के लिए दांतों की स्वच्छता बहुत जरूरी, ओरल हाइजाइन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ओरल हाइजाइन जरूरी एक प्रकार से है। और खराब ओरल हाइजीन अगर आपकी है तो दांतों में आपके दर्द होगा, दांतों से मसूड़ों से थोड़ा बहुत खून भी आ सकता है। गर्म तथा ठंडे पानी जब आप पिएंगे तो उससे थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो बदबूदार सांस होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। खराब ओरल हाइजीन का लक्षण है उपरोक्त सभी, ये सभी राइट आंसर होगा। विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस, विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सी है? बताएं।
कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सी है इनमें से? व्यावसायिक औपचारिकताएँ जो हैं, ये एक प्रकार से कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक जो होती है, वो व्यावसायिक औपचारिकताएँ जो होती हैं वो। ऑप्शन नंबर इसका ठीक है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक मामलों में आपको पहनना ही पड़ेगा जो भी व्यावसायिक चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन है यदि नौकरी के लिए साक्षात्कार अधिक अनौपचारिक सेटिंग में या किसी अन्य परिदृश्य में हो तो कपड़े पहनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उस दौरान कपड़े आपको कैसे पहनने चाहिए? औपचारिक रहें बिल्कुल, कम से कम नियोक्ता के रूप में औपचारिक। मतलब कहीं न कहीं पे अगर आपको एक प्रकार से साक्षात्कार में इंटरव्यू में अच्छा अंक प्राप्त करना है, तो आपका कपड़ा औपचारिक होना चाहिए। औपचारिक मतलब फॉर्मल कपड़ा, जैसे फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, फॉर्मल पैंट होनी चाहिए, बढ़िया क्रीच-उरीच सही तरीके से बनी हो, प्रेस हो, ठीक है? और एकदम से टाई-वाई लगी हो, तो इससे क्या होता है एक अलग-सा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे साक्षात्कार के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय क्या नहीं करना चाहिए बताएं? तो साक्षात्कार के लिए नया सूट या नया ड्रेस लेते समय आपको क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होना या मतलब ट्रेंडी मतलब कि जो ट्रेंड में चल रहा है उसको आप पहने, यानी कि जैसे कि आजकल कटा-फटा जीन्स पहनना एक ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है? टोपी लगा करके गले में तमाम जंजीर-वंजीर बाँध लेंगे, चुल्ला-वुल्ला हाथों में पहन करके और जो है वो माफिया टाइप का बनेंगे। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब साक्षात्कार में जाएँगे मार के भगाएँगे वहाँ से। तो इसीलिए साक्षात्कार के लिए जब नया सूट सिलवाएँ तो सबसे पहली बात है, एक प्रकार से ये ट्रेंडी वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। यानी ट्रेंडी होंगे तो मार के भगाएँगे आपको, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होना, ये नहीं एक प्रकार से होना चाहिए, ठीक है? बाकी किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श ज़रूर लें। सही फिटिंग का कपड़ा चुनें और इसके अलावा यह सुनिश्चित करना कि रंग और लुक औपचारिक हो। रंग और लुक अगर औपचारिक नहीं होगा, तो उससे फिर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर आप फॉर्मल लुक में हैं, लेकिन आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है, वो अच्छे तरीके से आपने नहीं पहना है। जैसे मान लेते हैं कि आपने दोनों पैंट और शर्ट दोनों को एकदम से बढ़िया चमकीला लाल-लाल पहन लिया। लाल शर्ट, लाल पैंट और लाल सदरी उस पे टाँग लिया। तो अच्छा लगेगा एकदम से आप वो लगोगे कि लगेगा कि भई कोई हृदय निकाल करके, कोई दिल निकाल करके रख दिया, धड़क रहा है दिल, ठीक है? तो वैसा लगोगा तो ये लगेगा। तो इसीलिए आपको ज़रूरी होता है कि आप जो है एक औपचारिक लुक लें और रंग कॉम्बिनेशन पर बहुत ध्यान दें। एक थोड़ा-सा अगर आपका पैंट थोड़ा-सा हल्का है तो शर्ट थोड़ी-सी आप अच्छा पहन सकते हैं, उसको थोड़ा-सा और चटक-मटक शर्ट पहन सकते हैं। हालाँकि आपको सफ़ेद और जो है सफ़ेद शर्ट और काला पैंट जो होता है और काले पैंट पर आप काला जूता पहन सकते हैं और सफ़ेद उस पे शूज़ हो जाए मतलब कि वो सॉक्स हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। टाई हो जाएगी उस पे सफ़ेद, उस पे नीली एक प्रकार से ब्लू टाई भी लग सकती है, रेड टाई भी लग सकती है और भी कई कलर की टाई उस पे लग सकती हैं, ठीक है? तो ये सब होता है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। साक्षात्कार के लिए महिलाओं हेतु कौन से रंग की नेल पॉलिश सबसे उपयुक्त होती है? यानी जो नाखून के ऊपर जो पॉलिश लगाई जाती है, आप लोग जानते होंगे नेल पॉलिश, ठीक है? मुझे उतना डिस्क्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। तो जो महिलाओं के लिए नेल पॉलिश होती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है तटस्थ और सुरुचिपूर्ण रंग, ठीक है? यानी जो आपको पसंद हो वो और एक प्रकार से साक्षात्कार के लिए ऐसा नहीं कि रंगीन नाखून वर्जित है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है? सब कुछ ठीक-ठाक है। आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप हाइलाइट हों अपनी पोशाक के साथ रंगों को मैच करें, ऐसा कुछ भी उसमें इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आप जैसे महरून कलर की साड़ी अगर आप पहने तो महरून कलर का ही वो लगाएँ। ऐसा आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो करती हैं ज़्यादा कि जैसे हरी कलर की साड़ी है तो कान में जो पहनेंगी वो भी हरा पहनेंगी, ठीक है? हाथ में जो ब्रासलेट होगा वो भी हरा-हरा रहेगा। जो नेल पॉलिश होगी वो भी हरी-हरी रहेगी। हो सकेगा तो सैंडलियो हरी-हरी पहन लेंगी, ठीक है? तो ये एक प्रकार से थोड़ा-सा ऑड लगेगा साक्षात्कार में। शादी-ब्याह में तो चल जाएगा कि एक हाथ में नाखून है, दूसरे में हइये नहीं है। ये सब शादी-ब्याह में चलेगा, लोग आप ही को देखेंगे। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगी, तो आपको वहाँ पर एक प्रकार से क्या होगा, नाखून-वाखून ऐसे देखेंगे 10-10 बित्ता के लंबे-लंबे, तो वहाँ से भी भगा देंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी आप साक्षात्कार के लिए जाएँ, इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो आप जो है जो है तटस्थ तटस्थ का मतलब होता है कि सामान्य तौर पर, ठीक है? मतलब ज़्यादा किसी एक मुद्दे पर झुका हुआ ना हो। सुरुचिपूर्ण रंग का प्रयोग करें और जो भी आपको अच्छा लगे वैसा लगा लें, ज़्यादा उसमें चटक-मटक का प्रयास ना करें। पेशेवर परिवेश में साज-सज्जा का शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है? तो पेशेवर परिवेश में साज-सज्जा का महत्वपूर्ण इसलिए है चूँकि पेशे और व्यावसायिकता पर ध्यान प्रतिबिंबित करता है ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर पुरुषों के लिए बिज़नेस कैजुअल ग्रूमिंग में क्या शामिल होता है? आमतौर पर पुरुषों के लिए बिजनेस कैजुअल ग्रूमिंग में शामिल होता है क्या? अच्छे से संवारे हुए बाल और साफ प्रेस हुए कपड़े अगर आप पहनते हैं
तो बिजनेस कैजुअल एक प्रकार से उसमें ग्रूमिंग इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न साक्षात्कार के उद्देश्य हैं। साक्षात्कार का क्या उद्देश्य होता है? ये बढ़िया प्रश्न है। साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होती है, इसका एक प्रकार से साक्षात्कार एक प्रकार से एक कर्ता होता है और साक्षात्कार दाता होता है। एक पैनल भी, समूह चर्चा भी हो सकती है कभी कभी साक्षात्कार के दौरान, ठीक है। तो साक्षात्कार के क्या उद्देश्य होते हैं? सूचना प्राप्त करना, बिल्कुल, सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। मौखिक और शाब्दिक व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए भी साक्षात्कार लिया जाता है। और अवलोकन का अवसर, यानी अवलोकन का मतलब कि जो इसका आप साक्षात्कार कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके संपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाए। तो साक्षात्कार के ये सभी उद्देश्य होते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न साक्षात्कार प्रक्रिया की कार्यविधि है। साक्षात्कार प्रक्रिया की कार्यविधि में समापन और निर्णय, तैयारी और संचालन, ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन से साक्षात्कार के अंतर्गत अवलोकन किया जाता है। साक्षात्कार के अंतर्गत क्या अवलोकन किया जाता है? साक्षात्कार के अंतर्गत बातचीत का अवलोकन किया जाता है, हाव भाव का अवलोकन किया जाता है, व्यक्तिगत या व्यक्ति की जो मुद्रा होती है, किस मुद्रा में व्यक्ति बैठा है, उसका भी अवलोकन किया जाता है। अवलोकन माने होता है देखना, परखना, जानना, समझना, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न कुशल, कुशल माने अच्छा। तो बताएं कुशल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? प्रत्याशी को मैत्रिक वातावरण में परखा जाए, या उसको परेशान किया जाए, या अविश्वास किया जाए उस पर, या औपचारिक वातावरण रखा जाए। तो जब भी कुशल अच्छा, आपको अगर साक्षात्कार लेना है किसी का, किसी के बारे में उसकी अंदरूनी बातों को भी बाहर उगलवा लेना है, निकलवा लेना है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रत्याशी जो भी इंटरव्यू लेने, मतलब इंटरव्यू देने आए, उससे आप मित्रवत व्यवहार करें, मैत्रिक वातावरण में उसको परखें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न साक्षात्कार का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? साक्षात्कार का उद्देश्य क्या नहीं है भैया? साक्षात्कार का उद्देश्य देखिए, उम्मीदवारों से जानकारी प्राप्त करना उद्देश्य है। प्रार्थी को कंपनी के उद्देश्यों से अवगत करवाना, यह भी उद्देश्य होता है। सद्भाव और विश्वास की भावना उत्पन्न करना, यह भी साक्षात्कार का उद्देश्य होता है। अवरोध पैदा करना ये उद्देश्य नहीं होता साक्षात्कार का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरोध पैदा करना, ये साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रोजगार संबंधी साक्षात्कार लिए जाते हैं। फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। रोजगार संबंधी साक्षात्कार लिए जाते हैं कार्यालय प्रबंधक के द्वारा, फोरमैन के द्वारा, या विशेषज्ञों की टीम के द्वारा, या कर्मचारी संगठन के द्वारा। तो रोजगार संबंधी जो साक्षात्कार होते हैं वो विशेषज्ञों के द्वारा लिए जाते हैं, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं उसके द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। साक्षात्कार देते समय क्या नहीं करना चाहिए? साक्षात्कार देते समय क्या नहीं करना चाहिए भैया? देखिए, सदैव ईमानदारी बरतनी चाहिए साक्षात्कार देते समय, ठीक है। आलोचना से बचना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की आलोचना से बचना चाहिए, ठीक है। आत्मविश्वास आपको रखना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, और गुमराह नहीं करना चाहिए। तो क्या पूछा गया है? साक्षात्कार करते समय या देते समय, सॉरी, साक्षात्कार देते समय आपको आपसे जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उसको, उससे आप गुमराह ना करें उसको, मतलब उसको एक प्रकार से बोले तो उसको उल्लू ना बने, उसको बेवकूफ़ ना बने। सामने वाला जो आपके बैठा है वो आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, तो इसीलिए कभी ये ना सोचें कि हम बहुत ज्ञानी हैं और ये एक प्रकार से ना समझ पाए तो उसको गुमराह कर दें कि भाई चलो ये प्रश्न पूछा गया तो इसको घुमा देते हैं इसी के प्रश्न में ना। ऐसा करने का प्रयास न करें, नहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से रगड़ेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साक्षात्कारकर्ता की विशेषताएं हैं। साक्षात्कारकर्ता की क्या विशेषताएं होती हैं भैया? साक्षात्कारकर्ता की विशेषताएं होती हैं उचित प्रश्न के उत्तर मतलब कि प्रश्न पूछना चाहिए। कर्ता का मतलब क्या होता है? साक्षात्कार लेने वाला। साक्षात्कारदाता का मतलब होता है साक्षात्कार देने वाला। तो साक्षात्कारकर्ता की विशेषता क्या होती है कि वो उचित भाषा में प्रश्नों को पूछे, यानी कि जो भाषा सामने वाले को पता हो उसी भाषा में पूछे। प्रार्थी के प्रति उपेक्षा का भाव ना रखे। प्रार्थी को उत्तर देने समय जब उत्तर दे रहा हो प्रार्थी तो उसको टोके ना बीच में। व्यक्तिगत सवालों को एक प्रकार से पूछने से भी एक प्रकार से इसमें बचना चाहिए ज़्यादातर। इसमें कि आपको क्या पसंद है, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने बजे आप उठते हैं, सुबह कितने बजे नहाते हैं, ठीक है, भगवान पर जल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। साक्षात्कार जो पूछने वाला, इंटरव्यू लेने वाला जो है, तो साक्षात्कारकर्ता की विशेषताओं में उचित भाषा में प्रश्न पूछना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या आप ही मिस्टर अनंत हैं? साक्षात्कार में पूछा गया प्रश्न है। अब ये बताएं, एक ऐसा प्रश्न है, क्या आप ही मिस्टर अनंत हैं?
साक्षात्कार में प्रश्न पूछा गया है, योग्यता संबंधी प्रश्न है या परिचायक प्रश्न है, संस्थान संबंधी प्रश्न है या व्यक्तिगत रुचि से रिलेटेड प्रश्न है। तो क्या आप ही मिस्टर अनंत हैं? ये आपसे रिलेटेड प्रश्न है और बेसिकली ये परिचयात्मक प्रश्न है आपका। क्या इंट्रोडक्सिव मतलब कि इंट्रोडक्शन के को लेकर के प्रश्न है ये, ठीक है? परिचयात्मक प्रश्न है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न योग्यता संबंधी प्रश्न है। योग्यता संबंधी प्रश्न क्या होता है? अपने शैक्षणिक योग्यता मतलब कि आपने शैक्षणिक योग्यता किस विश्वविद्यालय से पूर्ण की है? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये योग्यता संबंधी प्रश्न में शामिल है। जबकि आप कितने भाई बहन हैं, ये व्यक्तिगत हो जाएगा। आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं? ये भी एक प्रकार से संस्थान संबंधी प्रश्न हो जाएगा। आप कितने वेतन की आशा करते हैं? ये भी आपका एक प्रकार से जो है व्यक्तिगत संबंधी प्रश्न हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है योग्यताओं और जीवन पथ की उपलब्धियों का सार कहलाता है। योग्यताओं और जीवन पथ की उपलब्धियों का जो सार होता है उसी को आत्मसार बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आत्मसार लिखते समय। आत्मसार लिखते समय क्या करना चाहिए? आत्मसार लिखते समय सूचनाएं ईमानदारी से दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आवेदन पत्रों की विषय सूची में सम्मिलित है। आवेदन पत्रों की विषय सूची में क्या सम्मिलित है भैया? शिक्षा और कार्य अनुभव, प्रारंभिक अनुच्छेद और समापन अनुच्छेद और इसके ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर तो सभी चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से रोजगार उपलब्ध होने की सूचना प्रकाशित होने पर कौन सा आवेदन किया जाता है? बताएं। तो रोजगार उपलब्ध होने की सूचना प्रकाशित होने पर जो आवेदन किया जाता है वो होता है याचित आवेदन। कौन सा आवेदन होता है? याचित आवेदन। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न मर्फी, हिल्डब्रांड और थॉमस इन्होंने आत्मसार की विशेष सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 6 भागों में विभाजित किया है इन लोगों ने मिलकर के। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। तो एक रिवीजन क्लास के तौर पर आप इसको ले रहे हैं। इसके बाद में आपके लिए मैं महासंग्राम रिवीजन क्लास भी लाऊंगा, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, इस तरीके से कई क्लासेस आपकी होने वाली हैं। अगला प्रश्न है हम में से अधिकांश व्यक्ति बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त किसका प्रयोग करते हैं? हाव भाव और शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाव भाव और शारीरिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है बातचीत करते समय, बोलते समय। हाथ वाथ हिलाते हैं, सर हिलाते हैं, ठीक है, इशारा करते हैं, तो ये सब हाव भाव और शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवहार और आचरण के नियमों का समूह होता है। बताएं। प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवहार और आचरण के नियमों का समूह जो होता है वो स्वतः निर्धारित होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना स्वयं का परिचय देते समय हमें बताना चाहिए। अपने स्वयं का परिचय देते समय हमको क्या बताना चाहिए? प्रथम स्थान पर नाम और दूसरा सरनाम दोनों बताने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्यवसाय में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम याद नहीं कर पा रहे हैं जिससे आप पहले मिल चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मान लेते हैं व्यवसाय में आप हैं और आप उस पहले से व्यक्ति से पहले मिल चुके हैं लेकिन फिर भी आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप पहले मतलब जिससे आप पहले मिल चुके, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उसका सरनेम पूछेंगे या उसका नाम भूलने पर माफ़ी मांगनी चाहिए या उसका एक प्रकार से उसके हस्ताक्षर लेने चाहिए या उसका बिजनेस कार्ड लेना चाहिए। तो उसका नाम अगर आप पूछेंगे तो उसको लगेगा कि भाई आपके दिल में उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, आप उसका नाम भूल जा रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा गलत लगेगा, ठीक है? एक नेगेटिव पॉइंट आप व्यू से एक प्रकार से नेगेटिव मैसेज जाएगा सामने वाले को। इसीलिए आपको ज़रूरी होता है उसका बिज़नेस कार्ड आप लें और जब बिज़नेस कार्ड लाइए भाई, बिज़नेस कार्ड थोड़ा-सा देखें आपका कैसा है। तो जब अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें उसका नाम और सरनाम दोनों मिल जाएगा, इससे आप उसका नाम याद कर पाएँगे, ठीक है? तो ये तरीका होता है, बिना उससे पूछे आप उसके बारे में जान पाएँ। अगला प्रश्न बिजनेस में टेलीफोन कॉल्स पर निवेदन करने के लिए हमेशा प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नवाचक रूप, सहनशील रूप या आदेशात्मक रूप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी आप बिजनेस के दौरान एक प्रकार से टेलीफोन कॉल्स पर हों तो निवेदन करने के लिए आपको क्या ज़रूरी होता है? निवेदन करने के लिए आपको हमेशा एक प्रकार से क्या ज़रूरी होता है भैया? निवेदन करते समय आपको प्रश्नवाचक रूप एक प्रकार से हमेशा एक प्रकार से करना चाहिए। प्रश्नवाचक रूप होता है। ऑप्शन नंबर है, चूंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड। अगला प्रश्न एक होस्ट के रूप में विदेशी मेहमान को बिजनेस डिनर के लिए आमंत्रित करेंगे कैसे? बताएं। एक होस्ट के रूप में विदेशी मेहमान कोई आया है तो उसको आप बिजनेस के डिनर के लिए कैसे आमंत्रित करेंगे? तो व्यक्तिगत रूप से आमने सामने, ठीक है, डी ऑप्शन,
ये नहीं कि संदेशवाहक के द्वारा आप बोलेंगे डिनर बोल दो, एक लिखित निमंत्रण पत्र के द्वारा नहीं भी, मीटिंग में डिनर की घोषणा करके नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप करेंगे क्या, व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने बैठ करके बातचीत करें और बोलें, चलिए डिनर करते हैं भाई साथ में, ऐसे बोल करके, थोड़ा-सा सहज भाव में। अगला प्रश्न, एक अरब व्यावसायिक पार्टी में अल्कोहल, एक अरब व्यावसायिक पार्टी में अल्कोहल परोसी नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अरब मतलब कि जो अरब, सऊदी अरब वगैरह या जो अरब की कंट्रीज है वहाँ पर व्यावसायिक पार्टी में अल्कोहल परोसी नहीं जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वहाँ पर चूंकि मुस्लिम कंट्रीज है तो शराब उनके लिए हराम होता है। अगला प्रश्न, सरकार मतलब संसार के विभिन्न भागों में जैसे लैटिन अमेरिकी और भारत में आंखें नीची रखना प्रतीक किसका है, कायरता का, बेईमानी का, या टाल मटोल का, या सम्मान का। तो भारत में या लैटिन अमेरिकी देशों में आपको अगर आंखें नीचे करके कोई बातें कर रहा है आपसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे बेईमानी या कायरता से आपकी आंखें, वो आंखें नीचे करके बात कर रहा है, वो आपके सम्मान कर रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है। ठीक है, तो भारत में आंखें नीचे करके बात, जैसे आप किसी से बात करते तो आंखें, आई कांटेक्ट, कभी कभी आप जब देखते हैं कि भाई आई कांटेक्ट करने में कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा दूसरा प्रभाव चला जाता है भारत वगैरह में। अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल करके आप बातचीत करोगे, तो जो इधर उधर आरी बगल वाले होंगे कहेंगे भैया वह लईगा, सेट हो गई इनके बाद। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जब भी आप लड़कियों से बात करते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, तो आई कांटेक्ट जो होता है बहुत कम मिलाते हैं, या 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए मिलाया, फिर नीचे देख लिया। इससे क्या होता है कि लड़की के प्रति सम्मान आप प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले को या आरी बगल वाले को लगेगा कि नहीं, लड़का अच्छा है और लड़की भी अच्छी है, ये प्रभाव जाता है। तो ये आई कांटेक्ट का, अब आप अगर नज़रों से तीर चलाएंगे, बिहारी लाल जैसे नायक और नायिका वाली बातें कि भरे भुवन में करत है नयनन ही सो बात, कहत न तत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भुवन में करत है नयनन ही सो बात। अरे आंख के माध्यम से 100 से अधिक बातें बिहारी के नायक और नायिका करते हैं। अब सोचो, आँख ही से 100 से अधिक बात आप कहीं पे कब हो? ना कहीं पे, लेकिन बिहारी के नायक और नायिका 100 से अधिक बात, नैनन ही 100 बात, भरे भुवन में तमाम लोग बैठे हैं, उनके माता पिता बैठे हैं, सगे संबंधी बैठे हैं, फिर भी नायक और नायिका आई कांटेक्ट के माध्यम से ही नाना प्रकार की बातें करते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लज्जात, उसी में तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। कभी हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, कभी गुस्सा होती है नायिका, कभी जो है नायक मनाता है, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। तो संसार के विभिन्न भागों में जैसे लैटिन अमेरिकी तथा भारत में आंखें नीचे करना, ये सम्मान का प्रतीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों में रंग व्यक्त करते हैं, बताएं। विभिन्न संस्कृतियों में रंग व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं रंग भैया? तो विभिन्न संस्कृतियों में जो रंग होता है ये अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिजनेस में टेलीफोन कॉल्स को बहुत छोटा रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अन्य व्यक्ति क्या हो, अन्य व्यक्ति हो सकता है आपसे बात करने के लिए खाली ना हो। ऐसी स्थिति में बहुत कम समय में, जैसे आप देखते हैं आजकल जब फ़ोन आते तो आपसे पूछते हैं सर आपका 2 मिनट समय लेना चाहूँगा। समय चूँकि आजकल बहुत कीमती है, तो इसीलिए जब भी आप बात करें, सर आपके 2 मिनट समय में लेना चाहूँ, क्या सर आप फ्री हैं? ऐसे प्रश्न आप पूछते हैं। तो हमेशा एक प्रकार से इस तरीके के भाव में रहना चाहिए। क्या सर आप से बात करने का सही समय यही है? ओके, ओके सर, बस 2 मिनट समय, ऐसे ऐसे बात करेंगे आप, ठीक है? आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अन्य देशों के व्यक्ति अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं अपनी भाषा में? बिल्कुल, अपनी भाषा राइट आंसर। अन्य देशों के व्यक्ति अपनी भाषा में आसानी से कह सकते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में। अगला प्रश्न है, ऑफिस तथा बिजनेस एटिकेट्स सामान्यतः आधारित होते हैं। तो ऑफिस और बिजनेस एटिकेट्स जो होते हैं ये एक प्रकार से पद और स्थिति पर और समान व्यवहार और नम्रता पर, दोनों पर एक प्रकार से आधारित होते हैं, डी ऑप्शन ए और सी दोनों पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परेशान तथा हताश काल करने वाले से निपटने के लिए किस प्रकार के शिष्टाचार की आवश्यकता होती है? तो परेशान और हताश काल करने वाले से निपटने के लिए सटीक और स्पष्ट रह करके आप एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप एक प्रकार से समस्या को हल कर सकते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्यावसायिक फोन शिष्टाचार के 7P में अन्य विषयों के अतिरिक्त तैयारी, उद्देश्य तथा और क्या शामिल है? तैयारी, उद्देश्य और क्या शामिल है? गोपनीयता शामिल होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौखिक संचार का क्या लाभ है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मौखिक संचार, मौखिक का मतलब होता है जब आमने सामने बैठ करके आपसे बातचीत हो तो वही मौखिक संचार होता है, ठीक है। मौखिक संचार ये होता है, आप समझ में आ गया होगा मौखिक संचार के बारे में, ठीक है। तो मौखिक संचार का क्या लाभ होता है भैया? प्रतिक्रिया का ज्ञान होता है कि प्रतिक्रिया कैसे कर रहा है। जैसे आप व्हाट्सएप पर बात करेंगे, फ़ोन पर बात करेंगे, तो उसका जो रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी सामने वाले की, वो आप नहीं जान पाओगे। आमने सामने बैठोगे तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो सब आप जान पाओगे, ठीक है। उसकी प्रतिक्रिया का ज्ञान होगा, बी ऑप्शन।
अगला प्रश्न, लिखित संचार का क्या लाभ है? लिखित संचार का ये लाभ है कि ये कम खर्चीला होता है। लिखित संचार क्या होता है? कम खर्चीला होता है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया होती है कैसी? संचार प्रक्रिया जो होती है ये द्विमार्गी होती है। कैसी होती है भैया? द्विमार्गी होती है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संप्रेषण क्या है? व्यावसायिक संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का क्षेत्र है क्या? स्थानीय, राष्ट्रीय, व्यापक, या इनमें से कोई नहीं? तो संप्रेषण का क्षेत्र जो होता है बहुत व्यापक होता है, बड़ा होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। संप्रेषण विनिमय है। विनिमय का मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना विचारों का। तो संप्रेषण क्या है? संचार क्या है? विनिमय है एक प्रकार से, ठीक है। ये युक्तियों का, किसका विनिमय है? युक्तियों का विनिमय है, विचारों का विनिमय है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया का सूत्रधार होता है। संचार प्रक्रिया का सूत्रधार क्या होता है भैया? प्रेषक। प्रेषक का मतलब जो भेजने वाला है, संचार यानी संदेश भेजने वाले को ही प्रेषक कहते हैं। प्राप्तकर्ता जो संदेश को प्राप्त करता है, ठीक है। तो संचार प्रक्रिया का सूत्रधार कौन होता है? प्रेषक यानी भेजने वाला, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। संचार प्रक्रिया को लिपिबद्ध यानी इनकोड कौन करता है? तो संचार प्रक्रिया को लिखता भी कौन है? प्रेषक की जो भेजने वाला है, बी ऑप्शन, ठीक है। प्राप्तकर्ता संदेशों को क्या करता है? लिपिबद्ध करता नहीं करता है, ठीक है। प्रतिक्रिया भी उस प्रतिक्रिया देता है प्राप्तकर्ता संदेशों को, लेकिन सबसे पहले संदेश वाचन करता है, उसको डिकोड करता है, ठीक है। तो कोडिंग मतलब इनकोड कौन करता है? इनकोड तो एक प्रकार से जो भेजने वाला प्रेषक है वो इनकोड करता है, लेकिन उसको डिकोड कौन करता है? वो प्राप्तकर्ता करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानसिक अवधारणाओं को अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? बताएं, मानसिक अवधारणाओं को अभिव्यक्त करने का जो महत्वपूर्ण माध्यम है वो क्या है? भाषा। तो मानसिक अवधारणाओं को आप भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में आ सकता है ये प्रश्न, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। माध्यम है संदेश या प्राप्तकर्ता या प्रेषक। तो संदेश जो होता है, बताएं, संदेश जो होता है, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न, संदेश जो होता है प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता को जोड़ने का एक माध्यम है, ठीक है, जोड़ने का एक कड़ी है या माध्यम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, लास बेल मॉडल के प्रमुख संगठक हैं। लास बेल मॉडल के प्रमुख संगठकों में 5 संगठक शामिल हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें, प्रश्न है, लास बेल मॉडल का जो तत्व है वो कौन सा नहीं है इनमें से? जो लास बेल महोदय ने मॉडल प्रस्तुत किया है या उसके जो प्रमुख संगठक हैं लास बेल महोदय के अकॉर्डिंग, उन संगठकों में क्या शामिल नहीं है? देखें, माध्यम शामिल है, माध्यम, संप्रेषक और संदेश, ठीक है। अच्छा, ये 5 क्या होते हैं? जैसे एक हो गया प्रेषक यानी भेजने वाला, संप्रेषक उसको ही बोलते हैं। एक हो गया प्राप्तकर्ता, प्राप्त करने वाला। एक होता है किस माध्यम से आप भेज रहे हैं संदेश को, वो। तीसरा होता है आपका संदेश यानी कौन सा जानकारी आप भेज रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है जो एक प्राप्त करने वाला होता है यानी प्राप्तकर्ता, वो होता है चौथा। और पांचवा आपका होता है संगठक, वो होता है आपका फीडबैक यानी जो प्राप्त करता है वो पढ़ करके डिकोड करने के बाद में वो उस पर प्रतिक्रिया देता है, उस पर क्या करता है? फीडबैक देता है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व इनमें से कौन सा नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व इनमें से कौन सा नहीं भैया, बताएं। देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया में जो है प्रापक, संदेश और माध्यम, ठीक है। प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता कर लेंगे यहाँ पर, प्राप्तकर्ता हो सकता है, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम ये शामिल होते हैं। मापन जो है इसका तत्व नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपनी संप्रेषण नीति के लिए प्रसिद्ध है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन अपनी संप्रेषण नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो चाइना जो है संप्रेषण नीति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण प्रक्रिया है, संप्रेषण प्रक्रिया क्या है भैया? संप्रेषण प्रक्रिया गतिशील होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए हैं ये। देखिए, प्रश्न है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। तो प्राप्तकर्ता संदेश को पढ़ने के बाद में फिर फीडबैक देता है, तो वही फीडबैक को प्रतिपुष्टि बोलते हैं हिंदी में। तो प्रतिपुष्टि संप्रेषण प्रक्रिया की कौन सी क्रिया है? अंतिम क्रिया होती है, ठीक है। प्रतिपुष्टि क्या होती है? फीडबैक अंतिम क्रिया होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रतिपुष्टि होती है लिखित, मौखिक, सांकेतिक या उक्त सभी प्रकार से। तो भाई प्रतिपुष्टि आप लिख करके भी भेज सकते हैं, यानी जैसे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप हमको कहीं पर मिल जाएं तो आप हमसे वैसे बता सकते हैं कि सर जी आप कैसा पढ़ाते हो, ठीक है। सांकेतिक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। सांकेतिक का मतलब आप इशारों के माध्यम से आपको हमको समझा सकते हैं।
अच्छा ये बात है कि मैं कहीं पर जाता हूँ किसी मार्केट में या किसी कहीं बाहर जाता हूँ, अच्छा ख़ास करके बारात-वारात भी जाता हूँ, तो वहाँ पर 1 आध 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि एक प्रकार से जान जाते हैं कि भई यही जो है हैं वो पढ़ाते हैं जो है इस चैनल पर, ठीक है? तो बिल्कुल, अगर आप कहीं पर मिले हमको, पहचान जाएँ हमको, तो तुरंत हमारे पास आइए, ठीक है? और तुरंत मिलिए, कोई ऐसा नहीं कि एक प्रकार से ये सोचे कि ये हैं कि नहीं हैं। आप कहीं भी मिलें, तो आप जाकर के पूछ सकते हैं किसी से। संचार कौशल का ही फ़ायदा तो उठाइए। अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? कहीं पर कोई मिले आपसे, आप उसको पहचान रहे हैं, कहीं पर देखा है, सोच रहे हैं कि कहाँ पर देखा है, तो आप सोचें ना, जाकर के पूछें, "सर, लगता है मैंने आपको कहीं पर देखा है। क्या आप अपना परिचय देना चाहेंगे?" ऐसे आप पूछेंगे मधुर शब्दों में, "श्रीमान" ऐसे बोल कर के गदगद हो जाएगा भैया परिचय क्या समोसा तुम्हें खवाए बैठा है केहू, ठीक है? तो ये एक प्रकार से ऐसी बानी बोनिए बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, ठीक है? तो इस तरीके से वाणी की नम्रता होनी चाहिए। अगला प्रश्न प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने वाले तत्व कौन से हैं? प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक को प्रभावी बनाने वाले जो तत्व हैं, वो एक प्रकार से सही समय पर प्रतिपुष्टि मिलनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी होता है। निश्चित बिंदुओं पर केंद्रित होनी चाहिए और लक्ष्य से रिलेटेड होनी चाहिए, बिल्कुल डी उक्त सभी से प्रतिपुष्टि को प्रभावी बना सकते हैं, रिपोर्ट को या जो है फीडबैक को प्रभावी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है गणित पर आधारित संचार प्रक्रिया का मॉडल किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? बताएँ। गणित पर आधारित संचार प्रक्रिया का जो मॉडल है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो सैनन और वारेन बीवर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को जाना और बाकी मॉडल पेपर आपको और मिलते रहेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास भी आपकी आ जाएगी। हालाँकि यही मॉडल पेपर अगर आप देख लेंगे और को-करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर, बीए करिकुलर चैनल पर आप जाएँगे तो आपको मिल जाएगा। को-करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल की लिंक जो होगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो नया चैनल मैंने बनाया है, को-करिकुलर मास्टर वाला, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को-करिकुलर मास्टर, ठीक है? को-करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल जो है, इस पर आपको को-करिकुलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएँगी, ठीक है? और इस चैनल को आप बढ़वाइए, सब्सक्राइब करें उसको दबा कर के। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।